नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब दुनिया में ISIS यानी इस्लामिक स्टेट की दहशत देखी जा सकती थी। ये ऐसा आतंकवादी संगठन था जिसने हज़ारों लोगों की हत्या की, साथ ही भीड़ को भी ट्रक से कुचलवाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने पीक पर जिस IS की सालाना इनकम $1 बिलियन के आसपास थी, वो आखिरकार ख़त्म कैसे हो गया? जब ISIS साल 2015 में अपने चरम पर था तो उस वक्त इसने सीरिया के 1/3 हिस्से और इराक के करीब 40% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया और अमेरिका समेत दुनिया की कई सेनाओं को धूल चटा दी थी। ये वो वक्त था जब दुनिया भर की सरकारों के लिए ये बता पाना मुश्किल था कि इस आतंकी संगठन का अगला कदम क्या होगा। हालांकि जब इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई तब इसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि एक दिन ये संगठन दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठनों में गिना जाएगा। वैसे माना जाता है कि ISIS की नींव साल 2003 में इराकी युद्ध के दौरान उस वक्त रखी गई जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया था। और जब वहाँ कोई सरकार नहीं रही तो ऐसे में माहौल को देखते हुए अबू मुसाब अल जरकावी नाम का एक शख्स सामने आया जो एक वक्त अफ़गानिस्तान में जिहादी ट्रेनिंग कैंप चलाता था और ये अलकायदा से भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में जब जरकावी को इराक में मौका मिला तो इसने साल 2004 में अलकायदा इन इराक यानी AQI नाम का एक संगठन बनाया और यही आगे चलकर ISIS के नाम से जाना जाने लगा। उस समय AQI ने बाकी के आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इराक में अमेरिकी फ़ौज के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। दरअसल उस वक्त US ये चाहता था कि इराक में एक लोकतांत्रिक सरकार बने। तब AQI अमेरिका को एक बाहरी दुश्मन के तौर पर देख रहा था। यही वजह रही कि उसके जैसे बाकी के संगठन अमेरिकी फ़ौज से तब तक लड़ते रहे जब तक कि वह इराक से चली नहीं गई। दोस्तों, AQI का हेड अबू मुसाब अल जरकावी बम बनाने का जानकार समेत संगठन का रणनीतिकार भी था। आत्मघाती हमलावर को तैयार करने की बात हो या फिर गुरिल्ला युद्ध करवाना हो, इन सभी में इसे महारत हासिल थी। लेकिन साल 2006 के आखिर में अमेरिकी फ़ौज ने इसे एक एयर स्ट्राइक ऑपरेशन में मार गिराया और इसके बाद अबू अयूब अल मसरी और अबू उमार अल बगदादी ने संगठन की कमान अपने हाथों में ले ली। इस तरह संगठन का काम अपने हाथों में लेने के बाद इन्होंने अलकायदा इन इराक का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट इन इराक यानी ISI कर दिया। इस तरह साल 2007 आते आते ISI एक मजबूत क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बनकर उभरा, जिसकी तुलना उस समय अलकायदा जैसे बड़े आतंकी समूह से की जाने लगी। दोस्तों, अब ISI ने दुनिया भर के देशों से लड़ाकों को इस्लाम और जिहाद के नाम पर भर्ती करना शुरू कर दिया। इस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन ने इराक के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन अमेरिका के हवाई हमलों के आगे ये बेबस ही रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो दमखम ये दिखाना चाहता था वो अमेरिकी एयर स्ट्राइक के आगे नहीं दिखा सका। देखा जाए तो US ने 2008 में ISI के 8000 से ज़्यादा लड़ाकों को मार गिराया। इसके अलावा साल 2010 में अमेरिकी और इराकी सेना के एक जॉइंट ऑपरेशन में ISI के दोनों लीडर अबू अयूब अल मसरी और अबू उमार अल बगदादी को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह ISI के दो बड़े लीडर की हत्या हो जाना इस संगठन के लिए अच्छा नहीं माना गया, लेकिन बिना नेता के संगठन के बिखरने का भी डर था। तो इसके बाद अबू बकर अल बगदादी को ISI का नया चेहरा बनाया गया। इसके समय में ही इस संगठन का ज़्यादा खूंखार चेहरा सामने आया, क्योंकि अबू बकर का मानना था कि अगर ऐसे वीडियोज़ ऑनलाइन किए जाएं तो ISI को दुनिया में एक क्रूर संगठन के तौर पर पहचान मिल सकती है। वैसे तो अबू बकर खुद को अल्लाह को मानने वाला कहता था, लेकिन उसके कामों से उसकी ये पहचान धूमिल ही नज़र आती थी। जब तक इराक में अमेरिका की मौजूदगी रही तब तक तो ISI काबू में रहा, लेकिन जैसे ही दिसंबर 2011 में अमेरिका ने इराक छोड़ा, उसके बाद ही ISI ने अपने कदम सीरिया की ओर भी बढ़ाने शुरू कर दिए। अब एडवांस हथियारों और लड़ाकों के साथ ISI दुनिया को दहलाने की तैयारी करने लगा। इसके बाद साल 2013 में सीरिया के लोकल आतंकी समूह नुसरा फ्रंट के साथ मिलकर ISI ने खुद को ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के रूप में मान्यता दी। इस तरह दुनिया के सामने ISIS की तस्वीर सामने आई। हालांकि वो बात और है कि कुछ ही समय बाद नुसरा फ्रंट के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने मतभेद के चलते अपना समर्थन ISIS से हटाकर अलकायदा को देना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे
कि कौन किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आसान शब्दों में कहा जाए तो यहाँ लड़ाई सत्ता हासिल करने की थी, चाहे वो इराक की सत्ता हो या फिर सीरिया पर राज करना हो। दरअसल उस वक्त इराक की सरकार को अमेरिका का समर्थन हासिल था और सीरिया में सरकार चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली हुई थी। लेकिन इसके अलावा इन देशों में यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ भी लगातार चल रही थीं। दरअसल ISIS एक ओर तो इराकी सुरक्षा बलों से लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर इसकी सीरिया में सीरियन सुरक्षा बलों के साथ साथ नुसरा फ्रंट, अल-कायदा, लिवा अल तौहीद और अहरार अल शाम जैसे लोकल आतंकी संगठनों से भी लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे में ISIS कई मोर्चों पर उस वक्त इसलिए लड़ पा रहा था क्योंकि इसके पास हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा होने के साथ साथ लड़ाकों की एक बड़ी फौज भी थी। इस तरह ISIS ने आगे बढ़ते हुए साल 2014 में उत्तरी सीरिया के शहर रक्का पर अपना कब्जा जमा लिया और इसे ISIS अमीरात की राजधानी भी घोषित कर दिया गया। इस तरह अब ISIS एक सरकार की तरह काम करने लगा और इसने खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा कहना शुरू कर दिया। वहीं अबू बकर अल बगदादी को खलीफा घोषित कर दिया गया। इसके अलावा इस संगठन ने इराक के बड़े शहर मोसुल और तिक्रित को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह 2014-15 के दौरान ISIS अपने पीक पर था। उस वक्त इस आतंकी संगठन ने सीरिया के 1/3 और इराक के करीब 40% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। उस वक्त ISIS ने तेल के कुओं पर कब्जा कर काफ़ी कमाई भी करनी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही साल 2016 में इराक और सीरिया से अलग इस संगठन के लड़ाकों ने करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें पश्चिमी देशों के नागरिकों समेत अरब देशों के लोग भी शामिल थे। इसका हत्या करने का तरीका इतना क्रूर था कि किसी की भी रूह कांप जाए। कई ऐसी घटनाओं के वीडियो सामने आए जिनमें लोगों को जिंदा जलाकर, उनके सिर में गोली मारकर या फिर उनका सिर धड़ से अलग कर उनको मौत दी गई। ऐसी घटनाओं से उस वक्त ISIS ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। उस समय माहौल ऐसा था कि दुनिया भर के चरमपंथी मुसलमान ISIS में भर्ती होने के लिए सीरिया और इराक का रुख करने लगे। लेकिन इतना बड़ा आतंकी संगठन होने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसी गलतियां हो रही थी जिनको समय पर सुधारा नहीं जा सका और तब से ही इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। जुलाई 2017 में जब इराकी सेना ने मोसुल शहर पर ज़ोरदार हमला किया तो ISIS को अपना अड्डा यहां से हटाना पड़ा और इसके तुरंत बाद ही रक्का शहर भी इसके हाथों से चला गया। ऐसे में दिसंबर 2017 तक ISIS ने अपने कब्जे वाले करीब 95% इलाकों को खो दिया। साथ ही कमाई के भी सभी स्रोतों पर अब ताला लग चुका था। यानी जो ISIS पहले किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑयल स्मगलिंग के जरिए कमाई करता था, उस पर अब रोक लग चुकी थी। इसके बाद इस आतंकी संगठन को मछली बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद बचे हुए कुछ लड़ाके या तो अंडरग्राउंड हो गए या फिर मार दिए गए और मार्च 2019 में ISIS के आखिरी बचे हुए गढ़ सीरियन टाउन अल बागूस फोकानी को भी छीन लिया गया। इस लड़ाई में इस आतंकी संगठन के करीब आधे लड़ाके मारे गए और जो बचे रह गए उन्हें सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अब ये बात समझने वाली है कि आखिरकार जो आतंकी संगठन एक समय पर अपनी सरकार तक चलाने लग गया था, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि बाद में इसके बचे हुए लड़ाकों को मछली बेचकर गुजारा करना पड़ा। अब इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं जिनके बिहाफ पर ISIS अपना संगठन पहले की तरह नहीं चला पाया। इनमें एक कारण तो ये है कि ये संगठन जनता का विश्वास जीतने में नाकामयाब रहा, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसने खुद को लोगों के मसीहा के तौर पर दिखाया, लेकिन जल्द ही इसकी असलियत सबके सामने आ गई, क्योंकि जिस तरह से इसने लोगों को मारना शुरू किया उसको देखते हुए वहाँ के बाशिंदों को ये समझ आ गया कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन बाकी के आतंकी समूहों की तरह केवल कत्लेआम करता है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोकल लोगों ने ISIS का समर्थन करना बंद कर दिया। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब ये आतंकी संगठन अपनी लोकल गवर्नमेंट चला रहा था, तो एक सरकार का ये काम होता है कि वो अपने जनता की बेसिक ज़रूरतों का ध्यान रखे, लेकिन वहाँ भी ये पूरी तरह से फेल ही साबित हुआ। तो इस तरह से लोगों ने भी धीरे धीरे अपना समर्थन
इस संगठन को देना बंद कर दिया। देखा जाए तो ISIS बड़े पदों पर केवल अरब सुन्नी मुसलमानों को ही जगह देता था। बाकी के भारत जैसे देशों से आए हुए मुसलमान लड़ाकों को टॉयलेट साफ करने जैसे छोटे काम ही देता था, क्योंकि ISIS का मानना था कि भारत का इस्लाम जिहाद की प्रेरणा नहीं देता है। दरअसल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और सूडान से आए नौजवानों को IS में शामिल तो कर लिया जाता, लेकिन उनको लड़ाका नहीं बनाया जाता था। और ये भी देखा गया कि छोटे मोटे काम देने के अलावा इन्हें फिदायीन दस्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कई बार इनको जानकारी नहीं होती थी कि उनका सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल होगा। उन्हें कहा जाता था कि सामान लेकर फला जगह मिलने जाएं, और जब वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचते तो उन्हें फ़ोन के ज़रिए उड़ा दिया जाता था। इसे लेकर संगठन में दरार आने लगी, यानी जो मुसलमान लड़ाके दूसरे देशों से आए थे वो इस हो रहे भेदभाव से ज़्यादा परेशान दिखे, और ऐसा होने पर वो संगठन को छोड़कर भी जाने लगे। और इसके अलावा जब ISIS का खूंखार चेहरा दुनिया के सामने आया तो अलग अलग देशों में एक स्वर से आतंकवाद के खात्मे की बात स्वीकारी गई। इस तरह इस आतंकी संगठन के लड़ाके कई देशों की सेनाओं के आगे बेबस ही नजर आए, जिन्होंने इस संगठन को घुटनों पर ला दिया, और जो इलाके ISIS के कब्जे में थे उनको जल्दी ही खाली करा लिया गया। इन्हीं हमलों में संगठन का सरगना अबू बकर अल बगदादी भी मारा गया, और जब से उसकी मौत हुई है तब से ही ISIS बमुश्किल ही काम कर पा रहा है। अलग अलग देशों ने एक मंच पर आकर ISIS के उन सोर्सेज पर रोक लगाई जिनके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और ऑनलाइन लूटपाट करके पैसे कमाता था। तो इस तरह ISIS अब नए लड़ाकों की भर्ती नहीं कर पा रहा था, और जो पहले से ही उसमें थे उनको भी वो सैलरी दे पाने में असमर्थ था। हालांकि ISIS का अस्तित्व आज भी है, लेकिन वो अंडरग्राउंड होकर ही काम कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने फिर से उभरने की कोशिश की तो अलग अलग देशों की सरकारों का गठबंधन उसके ठिकानों को निस्त नाबूद कर देगा। ISIS का घुटनों पर आना हमें ये सीख देता है कि ऐसे आतंकवादी समूहों के खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बेहद ज़रूरी है, ताकि दुनिया में दहशतगर्दी अपनी जड़ें ना जमा सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।